वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। केमिस्ट्री का नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन। और इस चैप्टर के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपकी केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसलिए नहीं कि ये इस बार के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ये जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तब तक हमेशा कार्बन एक ऐसा टॉपिक रहेगा जो आपको, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो हमेशा उससे बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपने थोड़ा सा भी समझने में हेर फेर की होगी तो ये हमेशा इट विल हॉन्ट यू। हाँ, इसके कारण आपको हमेशा परेशानी होगी। तो मैं सबसे पहले कार्बन की इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। कार्बन एक्चुअली है क्या? व्हाट इज कार्बन? कार्बन इज नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका नंबर जो है वो 6 है। जब हम बोलते हैं नंबर 6 है तो आप समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक नंबर की। सो व्हाट इज कार्बन? कार्बन इज एन एलिमेंट at number 6. That means its atomic number is 6 and it is right in the middle of the first row of the periodic table. Periodic table के फर्स्ट रो के ठीक बीचों बीच कार्बन मौजूद है। तो कार्बन क्या है आप देखिए। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो 6 नंबर पर है और राइट इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट इज प्रेजेंट। तो कार्बन के लिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, एटॉमिक नंबर इसका 6, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। इसका मास नंबर जो है वो 12 है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। एटॉमिक नंबर 6 क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो क्या है, 6 है। और इसका मास नंबर जो है 12 है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है, तो इसीलिए मास नंबर कार्बन का जो है वो 12 है। 6 + 6 जो है 12 होता है। इसके अलावा एटॉमिक मास जब हम बोलते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12.011, और एटॉमिक मास या मास नंबर या एटॉमिक नंबर किस तरह से देखे जाते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। मैंने 2 वीडियोस जो है इसके अलग से बनाए हुए हैं। आप ऊपर आई बटन जो है अगर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको अगर आप विजिट करेंगे तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। एटॉमिक मास के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का 6 है, मास नंबर 12 है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है, और इसका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, 12.011। मेल्टिंग पॉइंट की जब आप बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का है 3550 डिग्री सेल्सियस, और जब आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इट इज 4830 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट 3550 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 4830 डिग्री सेल्सियस। मैं रिपीट कर देता हूं, कार्बन जो है एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है, एटॉमिक मास 12.011 है, मेल्टिंग पॉइंट 3550 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट 4830 डिग्री सेल्सियस है। और आपको मैं बता दूं, अर्थ के क्रस्ट में 0.02% कार्बन जो है मौजूद है। और एक और चीज, 6th नंबर पे आप देखेंगे कार्बन जो है इट इज द 6th मोस्ट abundant element in the universe। और बड़े पुराने टाइम से इसके बारे में हमें पता है। कार्बन जो है मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम कोल डिपॉजिट्स, जो इसका सबसे कॉमन हमें जहाँ से ये मिलता है, जहाँ पर ये अकर करता है, कोल डिपॉजिट्स की बात हम कर सकते हैं, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा हमें अवेलेबल है। ऑल्दो इट यूजुअली मस्ट बी प्रोसेस्ड इनटू अ फॉर्म सूटेबल फॉर कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ के लिए इसको पहले वैसे प्रोसेसिंग इसकी करनी पड़ती है। और 3 नेचुरली अकरिंग एलोट्रोप्स है कार्बन के, एमोर्फस, ओके, ग्रेफाइट और डायमंड। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में तो मुझे एक अलग से लेक्चर देना है, इसलिए उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ग्रेफाइट, डायमंड, इनके बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा एक और एलोट्रोप के बारे में मुझे आपको बताना है जिसको हम बोलते हैं फ्यूलरीन।
ठीक है जी। तो एक अलग लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्यूलरीन के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज जो है मैं आपको एमॉर्फस फॉर्म में किस प्रकार से कार्बन जो है, एमॉर्फस कार्बन किस तरह से एग्जिस्ट करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कार्बन क्या है। कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है, एटॉमिक मास 12.011 है, मेल्टिंग पॉइंट 3550 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 4830 डिग्री सेल्सियस है। अर्थ के क्रस्ट में 0.02% कार्बन मौजूद है और यूनिवर्स में 6th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो है वो हम कार्बन को ही कंसीडर करते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं जो कि कार्बन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्बन लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। आप इसको एक दूसरे तरीके से मैं आपको बात समझाता हूं तो आप देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हमें पता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नंबर लिखा होता है एलिमेंट्स का। आप ज़्यादातर बुक्स में देखेंगे 115 लिखा होता है, ठीक है, किसी में 118 लिखा होता है, किसी में 119 लिखा होता है, और अभी कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था 121 भी कहीं पर लिखा हुआ था। तो खैर आप 119 अगर लेकर चलते हैं, 119 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता है। अगर वो सब मिलकर जितने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन को छोड़ दीजिए, ओके, अगर 119 एलिमेंट्स के बारे में पता है तो उसमें कार्बन भी है, कार्बन को छोड़ दें तो बाकी बच गए 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स मिलकर जितने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं उससे कहीं ज्यादा नंबर जो है कंपाउंड्स का वो कार्बन अकेले बना लेता है। तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स बाय कार्बन इज द लार्जेस्ट, वो सबसे ज्यादा नंबर में कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है कार्बन। ठीक है जी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यही एक रीजन है कि कार्बन को पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच जो है केमिस्ट्री की बनाई गई और उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का नाम है, इट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक अलग से ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता भी है, क्यों हमें जरूरत पड़ गई कि हम एक अलग ब्रांच जो है केमिस्ट्री की बनाए जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण वो क्या था? वो था कि कार्बन अकेले जो है मोर देन लाख, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है और बाकी कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इतने एलिमेंट सब मिलकर इतने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो इसीलिए कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करने में दिक्कत होती थी, तो जिसके कारण एक नई ब्रांच जो थी केमिस्ट्री की बनाई गई जिसको नाम दिया गया, नाउ इट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री उसमें आप कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। मैंने आपको अभी एमॉर्फस कार्बन के बारे में बताया था, आपको याद होगा एमॉर्फस कार्बन, मैंने आपको एक टर्म यूज किया एमॉर्फस कार्बन। तो एमॉर्फस कार्बन जो है ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ मटेरियल कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड विदाउट इनफ ऑक्सीजन फॉर इट टू बर्न कंप्लीटली। जब कार्बन को आप जलाते हैं, व्हेन यू बर्न कार्बन इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, when you do not supply it with sufficient quantity of oxygen, तो amorphous कार्बन की फॉर्मेशन होती है। amorphous कार्बन जो है it is formed when a material containing carbon is burned without enough oxygen for it to burn completely. This black soot, इसको हम बोलते हैं ब्लैक सूट, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा।
ये ब्लैक सूट जो है इसको लैम्प ब्लैक के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गैस ब्लैक, चैनल ब्लैक, कार्बन ब्लैक, बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं। और ये कोई आम चीज़ नहीं है, मैं आपको बताऊं, मतलब ये कोई यूजलेस चीज़ नहीं है। आम से मतलब मेरा है यूजलेस चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत यूजफुल चीज़ है। और इसकी हेल्प से क्या बनाया जाता है, इंक्स बनाए जाते हैं, पेंट्स बनाए जाते हैं, रबर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी प्रेस्ड इनटू शेप्स and is used to form the cores of most dry cell batteries among other things. तो और बहुत सारे पर्पसेस के लिए इनको यूज किया जाता है। मैं फिर से बता दूं, इंक्स बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए, रबर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा इनको कंप्रेस किया जाता है, शेप्स दिए जाते हैं, और एंड इज यूज टू फॉर्म कोर्स ऑफ मोस्ट ड्राई सेल बैटरीज अमंग अदर थिंग्स। तो ये था मैंने जो आपको बताया एमॉर्फस, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने आपको कमेंट किया कि मैं ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड के बारे में, और इसके अलावा बक मिंस्टर फ्यूलरीन के बारे में एक अलग से वीडियो में, एक अलग वीडियो मुझे बनाना है, मैं उसमें आपको इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे, हम बात करते हैं। तो आप देखिए, मैंने आपको अभी अभी बताया कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है। इसका एटॉमिक नंबर इस नॉन मेटल का क्या नाम है, नॉन मेटल का कार्बन। इसका एटॉमिक नंबर है 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इंटरेस्टिंग है, 2 और 4। यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स आइदर इट शुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, है ना। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो किसी को दे दे तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ड्यूप्लेट कंप्लीट होने का मतलब है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, या फिर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर से आपको बता दूं, इसका एटॉमिक नंबर सिंस 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2-4 बनता है, ठीक है। तो या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले, और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेगा तो 4 + 4 हो जाएगा 8, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आइदर इट शुड डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और इट शुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। लेकिन आपको पता है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए जा सकते हैं, ना 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए जा सकते हैं। एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक ना 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए जा सकते हैं, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए जा सकते हैं। यही एक वजह है, दिस इज द मेन रीजन व्हाई कार्बन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। इसका मतलब है कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, ठीक है जी। अब मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये 4 दे देगा किसी को तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अगर ये 4 खत्म हो गए तो 2 बच जाएंगे, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है। पहले ऑक्टेट में 2 होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको 4 गेन करने हैं। इस 4 में अगर 4 गेन कर लेगा तो ये हो जाएगा 2 8, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करे, क्या करके, इस 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस उठाकर, या फिर इस 4 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स और जुड़ जाएं और यहां पर सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तो यह स्टेबल हो सकता है। लेकिन हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स ना डोनेट किए जा सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स ना ही किसी से लिए जा सकते, गेन किए जा सकते हैं। नाइदर इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉर इट कैन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाइदर 4 कैन बी गेन्ड नॉर डोनेटेड। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि यहां पर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती।
तो अगर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती और फिर भी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, तो फिर यहाँ पर केस आता है किसका? कोवेलेंट बॉन्ड्स का। आपको याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में, आयनिक बॉन्ड्स के बारे में एक अलग से वीडियो में समझाया था। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है। तो देखिए, अगर कार्बन है और इसकी आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और इसको स्टेबल भी होना है, तो कैसे स्टेबल हो सकता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता। तो डोनेट नहीं कर सकता तो क्या करेगा? ये हाइड्रोजन जो है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका एक ही शेल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये क्या करेगा? उसके साथ शेयरिंग कर लेगा। ठीक है जी। तो आप देखिए, ये हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है और ये भी इसी प्रकार से शेयर कर रहा है। तो इस तरह से इस हाइड्रोजन में, ठीक है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और आप समझ सकते हैं कि इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के केस में क्या होने वाला है, तो वो भी देख लेते हैं। कार्बन के केस में भी आप देखिए, कार्बन जो है इसका भी, इसने भी 4 जो हैं अपने अगर शेयर किए हैं तो 4 उनसे भी इसको मिले हैं और इस तरह से इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर है मीथेन का। और मीथेन कैसा होता है स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है। ठीक है जी। तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो ये है मीथेन। दिस इज मीथेन, इसको हम कहते हैं मीथेन। तो किस प्रकार से आपने देखा मीथेन की फॉर्मेशन हुई। मैंने आपको बताया यहाँ पर कार्बन जो है क्योंकि डोनेट नहीं कर सकता था 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को उसने एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। इस तरह से वो हाइड्रोजन जो था, हर हाइड्रोजन जो था उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और इस कार्बन का भी ऑक्टेट जो है आप मान सकते हैं कि कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है जी। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है कार्बन में। यह आपने हमेशा याद रखना, कार्बन जो है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो एक और बात बता दूं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसको, जिनको उसको छोड़ना है, तो हम कहते हैं कि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है, या आप कह सकते हैं कि ये टेट्रावेलेंट नेचर का है। कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट नेचर का है। क्यों कार्बन टेट्रावेलेंट नेचर का है? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मैंने आपको बताया, जिनको छोड़कर यानी कि जिनका नुकसान उठाकर या आप किसी से कार्बन जो है किसी से गेन करे तो ये ऑक्टेट जो है अपना कंप्लीट कर सकता है, लेकिन ना ये लूज कर सकता है ना ये गेन कर सकता है, तो इसको शेयरिंग करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो मैं आपको बता रहा था कि टेट्रावेलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो क्या है, इट इज 4। सो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल that it can easily lose, gain or share with other atoms to attain stability. Losing is not possible, gaining is not possible, so sharing is the case. तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको बताऊं। कार्बन जो है, एक और मैं कार्बन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूं। कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बात समझाता हूं, आप ध्यान से इसको समझिएगा। कार्बन जैसे C2H6, ये एक हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं इथेन, वी कॉल इट इथेन। तो अभी मैं बात बता रहा हूं किसके बारे में आपको, मैं आपको बता रहा हूं इथेन की बात। अभी आपको इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, लेकिन चलिए मैं अभी आपको इथेन
इसका फॉर्मूला है C2H6। अब समझिएगा, इसका फॉर्मूला है C2H6, तो किस प्रकार से C2H6, मतलब कार्बन जो है, ठीक है जी, 2 कार्बन यहां पर होंगे। इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 और 4। इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 और 4। ठीक है जी। तो आप देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो है यहां पर ये शेयरिंग अगर कर लेंगे तभी ये 3 जो है कार्बन जो है अकेले हैं। तो अब क्या करेंगे, यहां पर हाइड्रोजन का यूज होने जा रहा है। तो देखिए किस तरह से, एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर है, ओके, एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक यहां पर है, देखते जाइए आप, ठीक है जी, और एक हाइड्रोजन यहां पर है। तो अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ठीक है जी, क्योंकि इसने कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब जरा नोटिस कीजिए जरा इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। इसी तरह से इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका भी और इसका भी। तो हाइड्रोजन जो है सेटिस्फाइड है। लेकिन अब हम बात करते हैं कार्बन की। तो जरा नोटिस कीजिएगा, मैं आपको कार्बन के बारे में बताने जा रहा हूं कि पहले कार्बन के केस में क्या होने जा रहा है। ये पहला कार्बन, जरा देखिएगा, क्या आपको पता लग रहा है कि यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले कार्बन के कंप्लीट हो गए। कैसे, देखिए जरा, ये 2, ठीक है जी, 1 और 2, ठीक है, और दूसरा ये 2, यानी कि एक ये वाला और ये दूसरा। अब बात करते हैं दूसरे कार्बन की। तो जरा दूसरे कार्बन को भी देखिए। दूसरा कार्बन जो है आपको इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है जी। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। आप देखिए, यहां पर एक हाइड्रोजन का, ओके, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन था, यहां पर भी एक हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन से एक एक लेकर कार्बन ने यहां पर शेयरिंग की और इस तरह से इसका काम खत्म हो गया। मैं आपको मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में बता रहा था, लेकिन अभी जो हमने देखा वहां तो सिंगल बॉन्डिंग ही हुई। कैसे, मैं आपको फिर बता दूं। आपने देखा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बना था। मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया था वो इथेन का एग्जाम्पल था, ठीक है जी। तो आप देखें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बना। ये बॉन्ड कैसे बना, मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर शेयरिंग होगी। ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसने भी शेयरिंग कर ली। इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी शेयरिंग हुई। इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग हुई। हाइड्रोजन शेयरिंग कर रहा है, आप देखते जाइए। हाइड्रोजन शेयरिंग कर रहा है, आप देखते जाइए, ठीक है। तो अब बात है, हर हाइड्रोजन की तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो अब जरा देख लेते हैं कार्बन का केस। कार्बन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। तो देखिए आप, ये पहला कार्बन जो है इसका ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और दूसरा कार्बन जो है उसका ऑक्टेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कैसे, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ये 2 यहाँ पर कार्बन के लिए यहाँ पर 2 हो गए, ये 2 यहाँ पर हो गए, ये 2 यहाँ पर हो गए, ये 2 यहाँ पर हो गए। तो 4 बार आपने 2 देख लिए हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पहला कार्बन जो है इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरे कार्बन की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए, ये जो इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट कॉमन था, ये यहाँ पर भी इस कार्बन के पास भी है। यहाँ 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 8 इसके भी हो गए कंप्लीट। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड आपने देखा कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना,
ठीक है जी। लेकिन हमने बात की कि मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो मल्टीपल बॉन्ड की भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, इथीन की। C2H4 क्या नाम है इसका, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, इथीन बोलते हैं इसको, वी कॉल इट इथीन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, पिछला जो था वो इथेन था, ये इथीन है। इनका डिफरेंस भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अभी मुझे आपको इसके बारे में बताना है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। इथीन फॉर्मूला है C2H4, ठीक है जी। इथीन का फॉर्मूला है C2H4, और ज़रा देखिए, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। 1 2 3 और 4। दूसरे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए, ये एक कार्बन का केस हमने स्टडी किया। हमने कौन से कार्बन का केस स्टडी किया, इस कार्बन का, ठीक है जी। ये पहले कार्बन का हमने केस स्टडी कर लिया, ठीक है। अब हम दूसरे कार्बन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कार्बन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आप देखिए, दूसरे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे, 1 2 3 और 4। अरेंजमेंट हमने थोड़ी डिफरेंट ढंग से की है ना, पिछली बार और इस बार के अरेंजमेंट हमारी थोड़ी डिफरेंट है। अब क्या होगा, देखिए, हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, उसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट। यहां पर एक हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट, ठीक है। मैं सर्कल पूरा नहीं कर पाया, लेकिन ये पूरा सर्कल आपको लगाना होता है। यहां पर एक हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब देखिए, 4 हाइड्रोजन और चारों का ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट है। अब जरा बात करते हैं हम किसकी, हम बात करेंगे कार्बन की। तो कार्बन देखिए, ये पहला कार्बन जो है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो ये शेयर कर रहा है, और बाकी दो जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। और दूसरे केस में भी देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो इस तरह से आपने देखा, जो इथीन का केस था वहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की फॉर्मेशन हुई, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, वो तो मैंने पहले भी आपको बताया और अभी भी वही है, ठीक है। लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। ऐसे ही, ये तो मैंने इथीन की बात की। अगर मैं बात करता कहीं इथाइन की, ठीक है जी, उसका फॉर्मूला होता है C2H2। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, और देखिए उसको हम किस तरह से लेते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखिएगा, जरा नोटिस कीजिएगा इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, और चौथा इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है जी। अब दूसरा केस देखिए, दूसरे कार्बन का केस देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, कार्बन, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, दूसरा कार्बन और उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। ये है हाइड्रोजन और उसका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन और उसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बॉन्डिंग का केस, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब जरा पहले कार्बन को देखते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट। दूसरे कार्बन को देखते हैं, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है जी। तो इस तरह से कार्बन और कार्बन के बीच में 1 2 3, और यहां पर तो हाइड्रोजन आएगा ही, वो आपको पता है, यहां पर हाइड्रोजन आएगा। और आप देखिए यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जो है बन रहा है। तो मैंने 3 केसेस आपको बताए, जिसमें पहला केस जो था, कार्बन और कार्बन के बीच में हमने देखा सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ठीक है जी, है ना। आपको याद होगा मैंने इथेन के बारे में आपको बताया था, ये एग्जाम्पल दिया था।
और दूसरा एग्जाम्पल मेरा जो था वो था इथीन का, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और 2 हाइड्रोजन और थे जो साइडों पर थे, आपने देखा होगा। लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था वो कौन सा बॉन्ड था? वो डबल बॉन्ड था। और तीसरा केस जो मैंने आपको बताया था वो था इथाइन का, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था और केवल एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ था। तो आपने देखा यहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही थी। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसकी? कार्बन की। एक और यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं और वो है आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, आइसोमेरिज्म भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की। और आइसोमेरिज्म क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे अगर आप देखेंगे यहां पर आपके सामने ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन मतलब कार्बन, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। इनको इस तरह से भी अरेंज किया जा सकता है, आप देख लीजिए। 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को इस तरह से भी अरेंज किया जा सकता है और 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को इस तरह से भी अरेंज किया जा सकता है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं ये हाइड्रोजन है लास्ट में। ठीक है जी, तो आप देखिए 2 तरह से हमने इसको अरेंज किया। पहला अरेंजमेंट मैंने आपको दिखा दिया, ये अरेंजमेंट है पहला, और दूसरा अरेंजमेंट ये है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखिएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा यहां पर शेप जो है डिफरेंट है ना। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स एंड हेंस द सेम फॉर्मूला बट डिफर इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो 2 आपने 4 कार्बन वाले कंपाउंड्स देखे जिनमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी पहले वाले केस में भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। दोनों केसेस में ऐसा ही है। लेकिन दोनों जो हैं इनमें खास बात यह है कि इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हेक्सेन की एग्जांपल है। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन का नंबर। ठीक है, जब 6 कार्बन हम बोलते हैं तो एक बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको भी, उस पर भी ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो आप देखिए यहां पर कार्बन जो है वो 6 है एंड 14 हाइड्रोजन। और अगर निचला केस आप देखेंगे यहां पर भी क्या है, ऐसा ही है कुछ। और अगर और एक केस देखेंगे तो वहां पर भी आपको, यहां पर भी आपको यही बात दिखाई देगी कि कार्बन का नंबर 6 है लेकिन हाइड्रोजन का नंबर 14 है। तो तीनों ही केसेस में आप नोटिस करें, कार्बन 6 हाइड्रोजन 14, कार्बन 6 हाइड्रोजन 14, कार्बन 6 हाइड्रोजन 14। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके डिफरेंट हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें एटम्स जो हैं सेम टाइप के हैं और सेम नंबर है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं, वी कॉल इट आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। और यहां पर देखेंगे ये 2 ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, और ये जो है हेक्सेन के आइसोमर्स हैं। तो ये यूनिक फीचर है कार्बन का। ठीक है जी। तो एक और ख़ास बात है कार्बन की जिसके बारे में बता दूं, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट कैटनेशन। कैटनेशन इज बाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट टू इटसेल्फ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म चेन और रिंग मॉलिक्यूल्स। तो लंबी लंबी चेन्स की फॉर्मेशन करता है कार्बन और रिंग्स की भी फॉर्मेशन करता है। यही कारण है कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो हैं कार्बन के बहुत ज़्यादा हैं। यही कारण है कि नंबर ऑफ कंपाउंड ज़्यादा है और इसके कारण एक अलग ब्रांच में इसको स्टडी किया जाता है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है जी। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको बताया कार्बन क्या है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और किस परसेंटेज में यूनिवर्स में अर्थ के क्रस्ट में मौजूद है। इसके अलावा किस फॉर्म में आकर करता है ये भी मैंने आपको बताया। पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर आकर करता है ये भी बताया। कैटनेशन क्या होती है ये बताया। ये टेट्रावेलेंट क्यों है ये बताया। मल्टीपल बॉन्डिंग किस प्रकार से करता है एग्जाम्पल के साथ बताया। और आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स क्या हैं ये भी बताया विद एग्जाम्पल। इतनी सारी चीज़ें बताई। तो अब एक चीज़ और मैं बता दूं, कार्बन जो है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए
हमारे शरीर में मैं ह्यूमन बींग्स की हम बात कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लिपिड्स सर्वाइव नहीं कर सकते इनके बगैर, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, थोड़ा सा भी इनकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाए तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं, हमारी सेहत जो है वो खराब हो सकती है। ज़रा कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ नज़र डालिए, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले आप जिक्र किया। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है जी। किस तरह से आकर करता है वो मैंने आगे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। दूसरा है लिपिड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है। किस फॉर्म में आकर करता है आप देख लीजिए। प्रोटीन्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, किस फॉर्म में आकर करता है आप देख लीजिए। एग्जाम्पल मैंने बताई एंजाइम्स और एंटीबॉडीज की। न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। किस फॉर्म में आकर करता है? डीएनए, आरएनए, एटीपी, इस फॉर्म में आकर करता है। ये एग्जाम्पल्स हैं, एक्चुअली और भी होंगे लेकिन ये एग्जाम्पल्स हैं। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाए तो इसका असर जो है हमारी सेहत पर पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है और वो है कार्बन की प्रेजेंस। आप देखिए कार्बन यहां पर भी है, कार्बन यहां पर भी है, यहां पर भी है, कार्बन यहां पर भी है, तो हर जगह कार्बन मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आई एम श्योर कि आपको ये बात जो है समझ आ रही होगी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं कैन नॉट बी मेड इन लैब as they require a mysterious force to form and that is present only in plants and animals. But Friedrich Wöhler gave a blow to this conclusion when he accidentally prepared the first organic compound that was man-made urea. I'm sure कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, अपना ध्यान रखिए। कार्बन के बारे में मैं फिर से एक बात बता दूं, जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कार्बन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।